नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम अगेन टू माय चैनल संदीप जैन क्लासेस। आज हम क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी की टेक्स्ट बुक पेनोरमा के 4th चैप्टर ड्रोट के शेष हिस्से का अध्ययन करेंगे। इसके पहले पार्ट की हम स्टडी कर चुके हैं, उसका वीडियो इसी चैनल पर पूर्व में अपलोड किया जा चुका है। आज हम रिमेनिंग पार्ट का लाइन बाय लाइन हिंदी में ट्रांसलेशन देखेंगे और वीडियो के अंत में इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स को भी डील करेंगे। तो आइए इसे शुरू करते हैं। पेज नंबर 25 से। अमीना रिमेन्ड स्टैंडिंग विद बोव्ड हेड एज बिफोर। अमीना सिर झुका के पहले की तरह खड़ी रही। रियलाइजिंग दैट देयर वॉज नॉट इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर इन द हाउस, ही लॉस्ट ऑल सेल्फ कंट्रोल। और गफूर ने जब महसूस किया कि घर में पानी की एक बूंद भी नहीं है, तो उसने अपने ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया, यानी अपना आपा खो दिया। उसका खुद पर नियंत्रण नहीं रहा। ही लॉस्ट ऑल सेल्फ कंट्रोल। रशिंग एट हर, ही स्लैप्ड हर फेस नॉइजली। और उसकी तरफ झपट कर उसने उसके चेहरे पर एक जोरदार चांटा जड़ दिया, यानी उसने अमीना के एक जोरदार चांटा लगा दिया। रेचेड गर्ल, दुखियारी लड़की, अभागी लड़की। व्हाट डू यू डू ऑल डे, तुम पूरा दिन क्या करती हो? सो मेनी पीपल डाई, दुनिया में बहुत सारे लोग मरते हैं। वाई डोंट यू, तुम भी क्यों नहीं मर जाती? उसने इस तरह के और दुराशीस भरे वचन कहे। द गर्ल डिड नॉट अटर ए वर्ड, उस लड़की ने एक भी शब्द नहीं कहे, वो कुछ भी नहीं बोली। She took the empty earthen pitcher and went out into the afternoon sun, quietly wiping her silent tears. उसने खाली मिट्टी का घड़ा उठाया और दोपहर की चिलचिलाती धूप में बाहर निकल गई। Quietly wiping her silent tears, और चुपचाप अपने खामोश आंसुओं को पोंछते हुए उसने चुपचाप अपने खामोश आंसू पोंछे और दोपहर की कड़ी धूप में मिट्टी का घड़ा लेकर निकल गई। द मोमेंट शी वॉज आउट ऑफ साइट, हर फादर वॉज ओवरवेल्म्ड विद रिमोर्स। और जिस क्षण वह आंखों से ओझल हुई, शी वॉज आउट ऑफ साइट, हर फादर वॉज ओवरवेल्म्ड विद रिमोर्स। उसके पिता यानी गफूर जो हैं वो पश्चाताप से भर उठे, पश्चाताप से भावुक हो गए। रिमोर्स का मतलब होता है पश्चाताप। He alone knew how he had brought up that motherless girl. वो अकेला जानता था कि उसने उस बिन माँ की बच्ची को कैसे पाला पोसा था, उसने कैसे उसको बड़ा किया था। He knew that this affectionate, dutiful, quiet daughter of his was not to blame. और वह यह भी जानता था कि उसकी यह स्नेह से भरी हुई, कर्तव्यनिष्ठ और शांत स्वभाव वाली बेटी का कोई कसूर नहीं था। ब्लेम का मतलब कसूर। They had never had enough to eat even while their little store of rice lasted. और जब उनके पास में चावल होते भी थे, तब भी उनके पास में भोजन पूरा नहीं पड़ पाता था। उनके लिए भोजन के हमेशा लाले ही पड़े रहते थे। It was impossible to eat 3 times a day. और यह एक दिन में 3 बार भोजन करना असंभव था। उसने गुस्से में, पूर्व में हमने देखा था कि गुस्से में कह दिया था कि मैडम जी को, देवी जी को 3 बार खाने को चाहिए, उसका पिता जो है भूखा मरता रहता है। लेकिन अभी उसको महसूस हुआ कि यह असंभव था कि उसकी बेटी दिन में 3 बार खाना खाए। उसने गुस्से में यूं ही इसको कह दिया था। Nor was he unaware of the reason फॉर द अब्सेंस ऑफ वाटर। और घर में पानी नहीं होने का कारण से भी वह अनजान नहीं था, उसको पता था घर में पानी क्यों नहीं है। 2 of the 3 tanks in the village had all dried up. गांव में जो कुल मिला के 3 तालाब थे, उनमें से 2 पूरी तरह सूख चुके थे। The little water that there was still in the private tank of शिबू बाबू was not for the public. और एक छोटा सा तालाब जो निजी तालाब था शिबू बाबू का, यानी गांव के जमींदार साहब का, उसमें थोड़ा बहुत पानी बचा था और वह आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए, गांव वालों के लिए नहीं था।
A few holes had been dug at the bottom of the other tanks, but there was such crowding and jostling for a little water that this chit of a girl could not even approach them. और दूसरे तालाबों में तल में से कुछ गड्ढे खोद दिए गए थे ताकि वो पानी रिस रिस के थोड़ा वहाँ इकट्ठा हो जाए। तो उस तल में कुछ गड्ढे खोद दिए गए थे, लेकिन वहाँ थोड़े से पानी के लिए इतनी ज़्यादा भीड़ और इतनी धक्का मुक्की होती थी कि ये छोटी सी नन्ही सी लड़की जो है वहाँ तक पहुँच नहीं पाती थी, उसके लिए वहाँ पहुँचना असंभव था। She stood for hours on end. After much begging, if somebody took pity on her, she returned home with little water. वह वहाँ घंटों खड़ी रहती थी एक छोर पर, और बहुत गिड़गिड़ाने के बाद में और अनुनय विनय करने के बाद में यदि किसी को उस पर दया आ जाती थी तो वह थोड़ा सा पानी लेकर घर आ पाती थी। He knew all this, और उसे यह सब पता था, यानी गफूर को यह सब पता था। Perhaps there was no water today, or nobody had found time to take pity on her. आज शायद वहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं था, या फिर किसी को भी इस छोटी लड़की पर दया नहीं आई, तरस नहीं आई, दया खाने के लिए समय नहीं था, इसीलिए आज घर में पानी नहीं था। Something of the sort must have happened, he thought, and his own eyes too filled with tears. और कुछ न कुछ इसी तरह की बात जरूर हुई होगी, और उसने ऐसा सोचा, और ऐसा सोचकर उसकी आंखें पानी से भर गई। गफूर, आर यू इन? Somebody cried out in the yard. कोई आंगन से चिल्लाया, गफूर, क्या तुम भीतर हो? The landlord's messenger had arrived. जमींदार का संदेशवाहक आ पहुंचा था। Yes, I'm in. Why? Answered गफूर bitterly. गफूर का मूड जो था पहले से ही खराब था, और उसी कड़वाहट में उसने उत्तर दिया कि हाँ, मैं अंदर हूँ। क्यों पूछ रहे हो? मास्टर has sent for you, come. मालिक ने, जमींदार साहब ने तुम्हें बुलवाया है, चलो। I haven't had any food yet. I will come later, said गफूर. गफूर ने कहा कि मैंने अभी तक कुछ भी खाना नहीं खाया है, मैं बाद में आ जाऊंगा। Such impudence seemed intolerable to the messenger. और जमींदार के संदेशवाहक को ऐसी उद्दंडता, इम्प्यूडेंस जो है, असहनीय प्रतीत हुई। उसको प्रतीत हुआ कि कोई व्यक्ति इस तरह से कैसे जवाब दे सकता है। मालिक ने बुलाया है तो जाना ही होगा, कोई मना कैसे कर सकता है। It's master's order to drag you to him and give you a good thrashing, he roared, calling the maid ugly names. अब उस संदेशवाहक को भी गुस्सा आ गया, और भद्दी गालियां देता हुआ, अगली नेम्स यानी भद्दी गालियां देता हुआ बोला कि तुम्हें घसीट कर लाने का और तुम्हारी अच्छी पिटाई करने का मालिक का हुक्म है, ऑर्डर है। टू ड्रैग यू एंड गिव यू अ गुड थ्रेसिंग, यानी अच्छी पिटाई करने का। मालिक ने मुझे ऐसा हुक्म दिया, और उसने उसको ऐसा कह के गालियां निकाली। गफूर लॉस्ट सेल्फ कंट्रोल फॉर द सेकेंड टाइम, और यह सुनकर गफूर दोबारा अपने नियंत्रण से बाहर हो गया, आपे से बाहर हो गया, उसका खुद पर नियंत्रण नहीं रहा। वी आर नोबडी स्लेव, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम किसी के खरीदे हुए नहीं हैं, उसने ऐसा कहा। ही रिप्लाइड, उसने ऐसा उत्तर दिया, रिटर्निंग सिमिलर कॉम्प्लीमेंट्स, और वैसी ही भाषा में जवाब दिया। वी पे रेंट टू लिव हियर, आई विल नॉट गो, और उसने कहा कि हम यहाँ रहने का किराया देते हैं, हम लगान देते हैं, भाड़ा देते हैं, मैं नहीं जाऊंगा, उसने ऐसा कहा। बट इन दिस वर्ल्ड इट इज नॉट ओनली फ्यूटाइल फॉर द स्मॉल टू अपील टू अथॉरिटी, इट इज डेंजरस एज वेल। देखिए, यहाँ लेखक कहते हैं कि किंतु इस संसार में, इस दुनिया में, छोटे आदमी का शक्तिशाली व्यक्ति से या शक्तिशाली लोगों से आग्रह करना, उनसे निवेदन करना ना केवल व्यर्थ है बल्कि खतरनाक भी है। इट इज़ डेंजरस एज वेल, ये खतरनाक भी है। तो उसका ये जो ऊपर का जो बर्ताव था, ये उसके ऊपर भारी पड़ सकता था। फॉर्चुनेटली द टाइनी वॉइस सेल्डम रीचेस बिग ईयर्स, और हु नोज व्हाट माइट हैपन,
और यहाँ पे देखिए लेखक कहते हैं कि सौभाग्य से कमज़ोर लोगों की जो आवाज़ें हैं, यानी कमज़ोर आवाज़ें, वो बड़े लोगों के कानों तक शायद ही पहुँच पाती हैं, नहीं तो पता नहीं क्या कुछ हो जाए और कमज़ोरों के ऊपर और क्या क्या अत्याचार हो जाए। When Ghaffur returned home from the landlord's and quietly lay down, his face and eyes were swollen. और आगे देखिए कि जब गफूर जमींदार के घर से वापस लौटकर अपने घर आया और चुपचाप लौटा, तो उसकी आंखें और उसका चेहरा सूजे हुए थे। यानी वहाँ उसके साथ उसका दुर्व्यवहार हुआ, उसकी पिटाई हुई। द चीफ कोज ऑफ सो मच सफरिंग वॉज महेश, और इन सारी तकलीफ का जो सबसे मुख्य कारण था वो महेश था, यानी गफूर का बेल था। When Ghaffur left that morning, Mahesh broke loose from his tether and entering the grounds of the landlord had eaten up flowers and upset the corn drying in the sun. उस सुबह जब गफूर बाहर गया था काम ढूंढने के लिए, तो महेश ने अपनी रस्सी, टीथर यानी रस्सी, तुड़वा ली थी। वह उस रस्सी को तोड़कर भाग गया था और वहाँ से वो सीधा जमींदार की ज़मीन थी, खेत थी, वहाँ घुसकर वहाँ फूलों को खा गया था और साथ ही धूप में जो अनाज सुखा रखा था उसको भी उसने खराब कर दिया था। When finally they tried to catch him, और आखिर में जब उन्होंने महेश को पकड़ने की कोशिश की, उस बेल को पकड़ने की कोशिश की, he had hurt the landlord's youngest daughter and had escaped, तो उसने जमींदार की सबसे छोटी लड़की को घायल कर दिया और वहां से भाग निकला। दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम दिस हैड हैपेंड, यह पहली बार नहीं था कि ऐसा हुआ था। बट गफूर वॉज फॉरगिवन बिकॉज ही वॉज पुअर, लेकिन अब तक गफूर को माफ कर दिया जाता रहा था क्योंकि वो बहुत गरीब था। ही वॉज पुअर, वह गरीब था। इफ he had come round and as on other occasions begged for the landlord's forgiveness, he would probably have been forgiven. यदि यहाँ देखिए कि थोड़ा सा पिछली बार से इस बार क्या अंतर हो गया और इस बार क्यों उसकी पिटाई हो गई। वो कहते हैं कि यदि वह यहाँ पे चला आया होता और पिछले बार की भांति जमींदार से माफ़ी मांग ली होती तो शायद उसे माफ़ भी कर दिया गया होता, लेकिन इस बार थोड़ा अलग था। बट इंस्टीड ही हैड क्लेम्ड दैट ही पेड रेंट एंड दैट ही वाज नोबॉडीज स्लेव, लेकिन इस बार उसने, पिछली बार के विपरीत, इस बार उसने दावा किया कि वह लगान देता था और वो किसी का गुलाम नहीं था, उसने ऐसा कहा था। तो यह चीज़ें जो हैं ये जमींदारों को और मालिकों को इस तरह से सहन नहीं होती थी। दिस वॉज टू मच फॉर शिबू बाबू द जमींदार टू स्वेलो, और जमींदार शिबू बाबू के लिए इसको सहन कर पाना, इसको निगलना असंभव था। गफूर हैड बोर्न द बीटिंग्स एंड टॉर्चर विदाउट प्रोटेस्ट, और वहाँ गफूर ने बिना किसी प्रतिरोध के जो भी उसके ऊपर अत्याचार हुए, मारपीट हुई, वो सहन कर लिया। चुपचाप उसने सारी पिटाई, सारी मारपीट, सारा अत्याचार सहन कर लिया। एट होम टू ही ले इन ए कॉर्नर विदाउट अ वर्ड, और घर आकर भी वह बिना कोई शब्द कहे एक कोने में आकर पड़ गया। हंगर एंड थर्स्ट ही हैड फॉरगॉटन, भूख प्यास को वह भूल चुका था। बट हिज हार्ट वाज बर्निंग विद इन हिम लाइक द सन आउटसाइड, लेकिन उसका हृदय, उसका दिल जो है अंदर, वो बाहर जो सूर्य तप रहा था, सूरज तप रहा था, उसकी तरह उसका हृदय तप रहा था, दहक रहा था। ही हैड केप्ट नो काउंट ऑफ हाउ टाइम पास्ट, और उसको बिल्कुल भी होश नहीं रहा कि समय कैसे बीत गया। ही वॉज सडनली शेकन आउट ऑफ हिज लिस्टलेसनेस बाय द श्राइक ऑफ ए गर्ल, अचानक लड़की की चीख चिल्लाहट से उसको उसकी बेहोशी से जगा दिया। शेकन, वो झकझोर कर उठ बैठा, वह अपनी इस बेहोशी से एक तरह से उठकर बैठ गया क्योंकि उसको कोई चीख चिल्लाहट सुनाई दी। शी वॉज प्रोस्ट्रेट ऑन द ग्राउंड, उसने देखा उसकी लड़की अमीना जो है वो जमीन पर
मुंह के बल गिरी हुई थी, प्रोस्ट्रेट, पूरी तरह से जमीन पे गिरी हुई थी। द पिक्चर विच शी हैड बीन कैरिंग टम्बल्ड ओवर, और वह घड़ा जो वो लेकर आई थी वह एक और लुढ़का पड़ा था। एंड महेश वॉज सकिंग अप द वाटर एज इट फ्लोड ऑन द अर्थ, और महेश जमीन पर बहते हुए पानी को पी रहा था, सकिंग अप, उसको पी रहा था। गफूर ने जब ये दृश्य देखा, गफूर वॉज कंप्लीटली आउट ऑफ हिज माइंड, गफूर बिल्कुल अपने आपे से बाहर हो गया। तीसरी बार ऐसा हुआ, पूरी तरह से वो अपने आपे से बाहर हो गया। Without waiting another moment, he seized his plowhead he had left yesterday for repair, और बिना कोई एक क्षण रुके उसने इधर उधर देखा और अपने हल की मूठ जो वहाँ पड़ी थी, मूठ उठाई जो कल मरम्मत के लिए यहाँ उसने छोड़ रखी थी, उसको उसने उस मूठ को अपने हाथों में उठाया। एंड विद बोथ हैंड्स स्ट्रक इट वायलेंटली ऑन द बेंट हेड ऑफ महेश, और दोनों हाथों से उसने महेश के झुके हुए सिर पर और इसको दे मारा, इसको जोरदार ढंग से उसके सिर पर इसका प्रहार किया। Once only Mahesh attempted to raise his head, but immediately his starving, lean body staggering to the ground. और सिर्फ एक बार महेश ने अपना सिर उठाने का प्रयास किया, किंतु उसका जो शरीर था, स्टार्विंग मतलब भूखमरी का शिकार, लीन बॉडी, दुबला पतला शरीर जो था, वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। A few drops of blood rolled down from his ears, और उसके कानों से कुछ खून की बूंदें जो हैं वो लुढ़क पड़ी। His whole body shook once or twice, and then stretching the fore and hind legs as far as they would reach, और उसका पूरा शरीर एक या दो बार ऐसे कंपकपाया, कांपा, और फिर अपने अगले और पिछले पैरों को पूरी तरह से फैलाते हुए महेश जो था वो गिर पड़ा। फेल डेड, महेश फेल डेड, महेश जो है मर गया। What have you done, father? Our Mahesh is dead. अमीना burst out weeping. अमीना जो है बिलक बिलक कर रोने लगी। ये आपने क्या कर दिया पिताजी, महेश जो है मर गया। Our Mahesh is dead. हमारा महेश मर गया है। गफूर did not move nor answer her. गफूर जो है ना तो हिला डुला, ना उसने उसका कोई उत्तर दिया। He remained staring without blinking at a pair of motionless beady black eyes. वह उन एक जोड़ी जो बीडी आईज, जो स्थिर मोतियों जैसी काली आंखें थी वह महेश की, उनको बिना पलक झपकाए निहारता रहा। Before 2 hours were out, the tanners living at the end of the village came crowding in and carried off Mahesh on a bamboo pole. 2 घंटे भी नहीं बीते होंगे उससे पहले गांव के छोर पर रहने वाले जो टेनर का मतलब होता है चर्मकार, वो झुंड में आए और बांस की एक बल्ली पर महेश को उठा ले गए। Shuddering at the sight of the shining knives in their hands, गफूर closed his eyes but did not speak. गफूर ने जब उनके हाथों में चमकते हुए छुरों को देखा तो कांप कर उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन कुछ नहीं बोला। The neighbors informed him that the landlord had sent for तारक रत्न to ask for advice, और पड़ोसियों ने उसको सूचना दी कि जमींदार साहब ने तारक रत्न को, पुजारी को बुलावा भेजा है, और पुजारी से वो इस बारे में सलाह लेना चाहते हैं। किस बारे में सलाह लेना चाहते हैं? How would Gafur pay for the penance which the killing of a sacred animal demanded? इस बारे में सलाह लेना चाहते हैं कि एक पवित्र पशु को मारने के लिए गफूर जो है वो प्रायश्चित की रकम कैसे अदा करेगा। इसको प्रायश्चित करना होगा उनके अनुसार, और एक पवित्र पशु को इसने मारा था तो वो किस रूप में इस रकम को अदा करेगा। यह सलाह लेने के लिए जमींदार साहब ने तारक रत्न को बुला भेजा था। Gafur made no reply to these remarks but remained squatting with his chin resting on his knees. गफूर ने इन बातों का कोई उत्तर नहीं दिया और अपने घुटनों पर
अपनी ठोडी टिकाए और उसी प्रकार से उकड़ू बैठा रहा। अमीना डियर, कम लेट्स गो, सेड गफूर राउजिंग हिज डॉटर एट द डेड ऑफ नाइट। रात गहरा चुकी थी और इसी रात के सन्नाटे में उसने अपनी बेटी को उठाया। अमीना बेटी, आओ चलें, लेट्स गो, चलो यहाँ से चलें। शी हैड फॉलन अस्लीप इन द यार्ड। अमीना जो है वह आंगन में ही सो गई थी। वेयर फादर, शी आस्क्ड रबिंग हर आईज। उसने अपनी आंखें मसलते हुए कहा कि कहाँ पिताजी? टू वर्क एट द जूट मिल एट फुलबारी, सेड द फादर। पिताजी ने कहा कि फुलबाड़ी की जूट मिल में काम करने के लिए फुलबाड़ी चलते हैं। द गर्ल लुक्ड एट हिम इनक्रेड्यूलसली। लड़की को विश्वास नहीं हुआ। उसने अविश्वास की दृष्टि से अपने पिता को देखा। क्यों विश्वास नहीं हुआ? थ्रू ऑल हिज मिजरी ही हैड डिक्लाइन टू गो टू फुलबाड़ी। क्योंकि अपनी सारी मुश्किलों के दौर में भी गफूर ने फुलबाड़ी जाने से इनकार कर दिया था। कभी भी उसका फुलबाड़ी जाने का मंतव्य नहीं रहा था। नो रिलीजन, नो रिस्पेक्ट, नो प्राइवेसी फॉर वुमन फॉक देयर, शी हैड ऑफन हर्ड हिम से। क्योंकि अमीना ने प्राय अपने पिताजी को ये कहते हुए सुना था कि वहाँ ना तो कोई धर्म है, ना कोई सम्मान है, ना कोई वुमन फोक के लिए यानी महिलाओं के लिए कोई प्राइवेसी है, एकांत है। मतलब वहाँ जो है स्थितियाँ जो है वो विकट थी। हरी अप माई चाइल्ड, वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, सेड गफूर। गफूर ने दोबारा अपनी बेटी से कहा कि जल्दी करो बेटी, हमें बहुत दूर जाना है। अमीना वॉज गोइंग टू कलेक्ट द ड्रिंक बोल एंड हर फादर्स ब्रास प्लेट। अमीना जो है वो दो चीज़ें घर से लेना चाह रही थी। अमीना जो है पानी के पीने का कटोरा और अपने पिताजी की पीतल की थाली वो लेने अंदर जाना चाह रही थी। लीव देम अलोन डार्लिंग, they'll पे फॉर द पेनेंस फॉर महेश, सेड गफूर। गफूर ने कहा कि उन्हें वहीं छोड़ दो मेरी बच्ची, और उनसे महेश का प्रायश्चित अदा हो जाएगा। जो पेनेंस है, पेनेंस का मतलब प्रायश्चित, महेश का प्रायश्चित उनसे हम अदा करेंगे। इन द डेड ऑफ नाइट गफूर सेट आउट होल्डिंग हिज डॉटर्स बाय द हैंड। और रात्रि के इस सन्नाटे में गफूर अपनी बेटी का हाथ थामे वहां से चल पड़ा। He had nobody to call his own in the village। और गांव में ऐसा कोई नहीं था जिसे वह अपना कह सके, जिसे वह कह के जाए। He had nobody to say to anybody। और किसी को भी उसे कुछ भी कहना नहीं था। Crossing the yard, when he reached the acacia, he stopped stock still and burst out crying loudly। घर के आंगन को पार कर जब वह बबूल के पेड़ के पास पहुंचा तो वहीं पे वो स्टोक स्टिल जड़वत हो गया, वहीं रुक गया और अचानक फूट फूट कर रोने लगा। क्राइंग आउट लाउडली, जोर जोर से रोना लगा। अल्लाह, ही सेड, रेजिंग हिज फेस टुवर्ड्स द ब्लैक स्टार स्पेंकल्ड स्काई। और वहीं रुक के और रोते हुए बोला अल्लाह, और ऊपर तारों से जड़े हुए काले आकाश की ओर मुंह उठाते हुए उसने कहा, पनिश मी एज मच एज यू लाइक, महेश डाइड विथ थर्स्ट ऑन हिज लिप्स। उसने कहा कि मुझे जितनी सजा आप दे सकते हो मुझे आप दो, क्योंकि महेश जो है अपने होठों पर प्यास लिए हुए मर गया। वह प्यासा था और मैंने उसकी हत्या कर दी। Nobody left the teeniest bit of land for him to feed on। और साथ ही उसने कहा कि किसी ने भी उसके चरने के लिए जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा तक नहीं छोड़ा कि यहाँ पे पशु जो है चर लेगा, यहाँ पे महेश जो है अपना दाना प्राप्त कर लेगा, अपना चारा प्राप्त कर लेगा। Pray never forgive those their guilt who never let him eat the grass nor drink the water you have given। और लास्ट में गफूर ने कहा कि आपसे विनती है अल्लाह कि उनके अपराधों को भी कभी क्षमा मत करना, कभी उन्हें माफ़ मत करना जिन्होंने महेश को कभी भी तेरी दी हुई घास खाने को न दी, तेरा दिया हुआ पानी पीने को नहीं दिया, उनको भी
कभी माफ़ नहीं करना। तो हमने शरत चंद्र चटर्जी की ये कहानी ड्रोट का लाइन बाय लाइन हिंदी में ट्रांसलेशन समझा और परिस्थितियों के मारे हुए गफूर की इस कहानी को हमने पढ़ा। सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न आपके इस अध्याय में बनता है वो है कि ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ गफूर, गफूर का चरित्र चित्रण कीजिए। आपने इसमें देखा कि गफूर जो है वो एक गरीब जुलाहा है और वो अपने जो मदरलेस डॉटर अमीना उसके साथ में रहता है। अमीना 10 वर्ष की है। अमीना को उसी ने पाल पोस के बड़ा किया है और सूखे के कारण किस प्रकार से इनके घर परिवार की हालत ख़राब हो जाती है, खेतों की हालत ख़राब हो जाती है और गफूर के लिए अपना परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है। महेश जो उसका बेल है उसको फीड करना मुश्किल हो जाता है और इन सब परिस्थितियों से गफूर जो है वो धीरे धीरे करके अपना स्व नियंत्रण जो होना चाहिए उसको खो देता है, अपना आत्म नियंत्रण खो देता है, अपना आपा खो देता है और अलग अलग परिस्थितियों में उसका जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है इस कहानी में किया गया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ही इज़ अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस, वह परिस्थितियों का शिकार है, विच एट टाइम्स कंपेल हिम टू बिहेव एंग्रीली बट ही इज़ नॉट क्रूल। तो उन परिस्थितियों के कारण वो कई बार गुस्से में आ जाता था लेकिन वह अंदर से इस प्रकार का क्रूर व्यक्ति नहीं था और परिस्थितियों का शिकार होकर ही उससे अपने बेल की हत्या हो जाती है। लेकिन हम जानते हैं कि वह अपने उस बेल को पुत्रवत समझता था, उससे बहुत प्रेम करता था और उसका पूरा ध्यान भी रखता था। यहाँ तक कि अपने झोंपड़ी की जो छत थी उससे घास निकाल निकाल के और उसने महेश को खिलाई थी। तो वो एक दयालु प्रकृति का था। वो चाहता था उसे पशु बाजार में बेच भी सकता था लेकिन उसने कभी उसको बेचा नहीं। और एक बार ऐसा भी हुआ कि कुछ खाने पीने की कोई चीज़ न होने से वो अपनी पुत्री को थप्पड़ मार देता है लेकिन अगले क्षण उसे महसूस होता है कि उसने ठीक नहीं किया और वो पश्चाताप से भर जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे गफूर जो है एक परिस्थितियों का मारा हुआ व्यक्ति है जो किस प्रकार से सूखे में और एक गांव के जमींदार के प्रति अपने दुर्व्यवहार के कारण और अपने नियंत्रण को खो देता है और आखिर में वह उस गांव को छोड़कर चला जाता है। तो इस उत्तर के अंदर कई तरह के क्वेश्चंस आपके इसी के अंदर छिपे हुए हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि व्हाट मेड गफूर लीव द विलेज, गफूर ने किस वजह से गांव छोड़ा, उसका भी आंसर यही हो सकता है। एक क्वेश्चन है कि गफूर की आर्थिक स्थिति का वर्णन करें, हाउ वाज द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ गफूर। तो ये सब क्वेश्चंस जो हैं उसके आंसर इसी से निकल कर आते हैं। तो आशा है आपको यह चैप्टर जो है वो भली भांति समझ में आ गया होगा। इस संबंध में आपकी और कोई क्वारीज हो और आपको लगता है कि इस संबंध में और प्रश्न होने चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।